हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज है कक्षा 12 की बायोलॉजी का दूसरा लेक्चर। और इसमें हम पढ़ने वाले हैं अति लघु लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें पढ़ने वाले हैं हम लघु उत्तरीय प्रश्न, क्योंकि जो कल हमारा लेक्चर आया था उसमें क्या था, उसमें अति लघु और बहुविकल्पी भी कंप्लीट कर लिए थे। अब इसमें बात करते हैं जो लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं उनकी बात करने वाले हैं, और जो दूसरा दूसरा लेक्चर ये वाला। और हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। तो पहले इसमें क्वेश्चन दिया है, दोहरा निश्चय कैसे कहते हैं, दोहरा निश्चय क्या है, इसको परिभाषित कीजिए और इसकी खोज किसने की, यही पूछा है, इसकी खोज किसने की है। कभी कभी एक नंबर में पूछ लेता कि दोहरा निश्चय की खोज किसने की है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं दोहरा निश्चय होता क्या है। तो दोहरा निश्चय देखो क्या होता है, जैसे कोई भ्रूणकोश है, जैसे कोई ये भ्रूणकोश है, भ्रूणकोश होता है, इसमें ये परागनलिका आती है। ये तो आपको पता होगा, ये परागनलिका होती है। इस परागनलिका में दो नर केंद्रक होते हैं, यानी इस परागनलिका में दो नर केंद्रक होते हैं। अब एक नर केंद्रक होता है, जो एक नर केंद्रक करता है अंडकोश का संलयन। ये मैंने आपको कल वाली क्लास में बताया था। एक नर केंद्रक होता है वो अंडकोश का संलयन करता है, मतलब अग्री करता है। और दूसरा नर केंद्रक होता है वो करता है द्वितीय केंद्रक से। द्वितीय केंद्रक कहते हैं, फिर ध्रुवीय केंद्रक कहते हैं। इसमें दो केंद्रक होते हैं, ठीक है। पहला करता है अंडकोश का संलयन और दूसरा नर होता है वो करता है द्वितीय केंद्र से, ठीक है। और इसी प्रकार से दो बार निश्चय होता है इसमें। एक बार यहाँ पर निश्चय होता है अंडकोश का साथ, और दूसरी बार होता है ध्रुवीय कोश का साथ। तो यहाँ पर दो बार कोश मतलब संयन होता है, तो इसी के लिए कहते हैं दोहरा निषेचन। तो यहाँ पे परिभाषा दी हुई, आवर्तबीजी पौधों में पराग कण की जनन कोशिका से बने नर युग्मकों में से एक अंडकोशिका से तथा दूसरा नर युग्मक द्वितीय केंद्रक से संलयित होता है, अभिक्रिया करता है, ठीक है। तो इन दोनों क्रियाओं को निषेचन, इस वाले को अंडकोशिका से करेगा तो कहेंगे निषेचन, और इससे करता है जिसे कहते हैं त्रिसंलयन। तो निषेचन और त्रिसंलयन को सम्मिलित रूप से दोहरा निषेचन कहते हैं। यानी इन दोनों निषेचन और त्रिसंलयन को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, दोहरा निषेचन कहते हैं, दोहरा निषेचन कहते हैं। इसके बाद हम अगर इसकी बात करें कि इसे खोजा किसने था, तो खोजा नवाश्चन नाम के एक वैज्ञानिक थे। नवाश्चन नाम के वैज्ञानिक ने 1898 में खोजा था ये, यानी कि 1898 में से नवाश्चन ने खोजा था, मतलब दोहरा निश्चय के लिए। अब इसमें हमें क्या करना, अगर क्वेश्चन मान ली ये आता भी है, अगर ये क्वेश्चन आता है, पहले बात तो आया, क्योंकि ये कई बार मैंने देखा कई सेट में ये क्वेश्चन मुझे मिला था, तो मैंने सीरीज में डाला है। तो क्या करेंगे, पहले तो दोहरा निश्चय लिखेंगे, फिर इसमें इसमें डालेंगे हेडिंग, फिर इसके लिए इसकी इतने परिभाषा लिख देंगे। परिभाषा लिखने के बाद में आप ये वाला चित्र जरूर बना देना, ये वाला। और यहाँ पे लिख देना कि यहाँ पे लिख देना त्रिसंलयन, यहाँ पे लिख देना त्रिसंलयन, यहाँ लिख देना त्रिसंलयन, और यहाँ पे लिख देना निषेचन। अगर आप इतने लिख दोगे तो आप समझ लो आपके लिए 4 नंबर में है, 4 नंबर मिलने के चांस रहेंगे। और क्योंकि यहाँ परिभाषा छोटी है, तो इसलिए या तो फिर इन दोनों की परिभाषा अलग अलग करके लिखना, और उसके बाद में आप लिख देना इन दोनों को सम्मिलित रूप से दोहरा निषेचन कहते हैं। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, सेब को आवासीय फल क्यों कहते हैं, यानी जो सेब है इसको आवासीय फल क्यों कहते हैं। पुष्प का कौन सा भाग इसकी फल की रचना करता है, यानी जो पुष्प का कौन सा भाग होता है फल, यानी इस फल का निर्माण करता है, सेब का निर्माण करता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आवासीय फल होते क्या है। आवासीय फल होते क्या है, मैंने आपको कल वाले लेक्चर में बताया था। अगर आपने नहीं देखा तो उसके लिए जाकर देखें, उसके बाद आपको समझ आएगा आवासीय फल क्या था। मैं आपके ऊपर बताने वाला हूँ। तो आवासीय फल क्यों होते हैं, जैसे हमें पता है कि जो पुष्प होता है, पुष्प का मान लो पुष्प का अंडाशय वाला जो भाग होता है, पुष्प का अंडाशय वाला जो भाग होता है, उसका अंडाशय जो होता है, ये अंडाशय, ये इस तरीके से अंडाशय है। ये अंडाशय फल में चेंज होता है, ये तो पता है, अंडाशय होता है फल में चेंज होता है। परंतु क्या होता है, कभी कभी ये अंडाशय के बिना किसी और दूसरे भाग से, पुष्पासन से या फिर बाह्यदल वगैरह से, बाह्यदल से इत्यादि से, मतलब फल की रचना हो जाती है। किसकी फल की रचना हो जाती है, तो उसे कहते हैं आवासीय फल। क्या कहते हैं, उसे कहते हैं आवासीय फल। तो यहाँ पर सेब जो है, सेब का जो भाग होता है पुष्पासन, सेब के फूल का जो पुष्पासन भाग होता है, उससे सेब की रचना, सेब की फल की रचना होती है। इसीलिए सेब के लिए क्या कहते हैं, आवासीय फल कहते हैं। तो यहाँ पर लिखा है निषेचन के पश्चात पुष्प का अंडाशय फल की रचना करता है। जो मैंने बताया, अंडाशय किसकी रचना करता है, फल की रचना करता है। अंडाशय के अतिरिक्त अंडाशय से विकसित फल होते हैं उन्हें सतफल कहते हैं। जो अंडाशय से बनते हैं जो फल, जैसे जो अंडाशय से बनते हैं फल,
उन्हें कहते हैं सतफल। और अंडाशय के अतिरिक्त किसी अन्य भाग से, जैसे पुष्प के अन्य किसी भाग से निर्मित फल को आवासीय फल कहते हैं। इन आवासीय फल के लिए हम कहते हैं असत्य फल, इन्हें असत फल भी कहते हैं। और इनके लिए कूट फल भी कहते हैं। अगर आ जाए कूट फल क्या है, आवासीय फल क्या है, असत फल क्या है, तो हम यही लिखेंगे कि अंडाशय के अतिरिक्त किसी अन्य भाग से फल की रचना के लिए, फल की रचना होने वाले फलों के लिए हम कूट फल या आवासीय फल या असत फल कहते हैं। और यहाँ पर आप देखते हैं आवासीय फल मतलब इसका जो सेव खाने योग्य भाग होता है, खाद्य भाग होता है नहीं, उससे पुष्पासन होता है, अंडा से नहीं होता है। इसमें इसमें खाने वाला भाग होता है, पुष्पासन होता है सेब का, और अंडा से विकसित होता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, आवासीय फल भी कहते हैं। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन इसमें दिया असंग जनन यानी एपोमिक्सिस क्या है, उदाहरण दीजिए और उसका महत्व भी लिखिए और असंग जनन पर टिप्पणी कीजिए। दो क्वेश्चन है, मतलब दो प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है ये, या तो असंग जनन पर टिप्पणी कीजिए असंग जनन क्या है, या फिर उदाहरण दीजिए उसका महत्व लिखिए। पहले सबसे पहले हम बात करेंगे असंग जनन होता क्या है। जैसे असंग जनन की बात करें, हमें ये पता है जब जब निषेचन होता है, जैसे किसी पुष्प में निषेचन होता है, तो निषेचन होने के बाद में उसमें क्या बीज का निर्माण होता है, निषेचन होने के बाद बीज का निर्माण होता है। परंतु ऐसा कभी कभी होता है कि मतलब कि बिना निषेचन के ही बीज का निर्माण हो जाता है, बिना निषेचन के। देखो इसमें लिखा है असंजनन में लिखा है, अपन लिखा है बिना निषेचन के बीज निर्माण की प्रक्रिया को असंजनन कहते हैं, यानी असंजनन कहलाती है। बिना निषेचन के बीज निर्माण की प्रक्रिया को कहते हैं असंजनन कहते हैं। इस प्रक्रिया में लैंगिक जनन को इस प्रक्रिया में लैंगिक जनन को प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, यानी इसमें लैंगिक जनन नहीं होता है। और असंग जनन को उत्पन्न पादप, असंग जनन से उत्पन्न पादप होते हैं, उन्हें कहते हैं असंग जनित, उसे असंग जनन कहते हैं, उन्हें असंग जनक कहते हैं। और इन पौधों के जीवन चक्र में जो ये पौधे होते हैं, इन पौधों के पूरे जीवन चक्र में युग्मक का संलयन नहीं होता है। युग्मक संलयन क्या होता है, युग्मक संलयन यहाँ पर मैंने आपको दिखाया, यहाँ पर भी हो रहा है, यहाँ पर ये हुआ है, देखो ये हो रहे हैं दो, एक नर युग्मक है, मादा युग्मक है, इनका यहाँ पे अक्रिया हो रही है, इसे कहते हैं संलयन। तो इन जो असंजन्य जो पौधे होते हैं, असंजन्य जो पौधे होते हैं, इनके जीवन चक्र में कभी भी ये युग्मक संलयन नहीं होता है। और इसमें अर्धसूत्री विभाजन भी नहीं होता है। जो अर्धसूत्री विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन होने के बाद युग्म बनते हैं, वो भी नहीं होता है। इसकी खोज विंकलर ने की थी। ये याद कर लेना वैज्ञानिक का नाम कि असंग जनन की खोज या फिर एपोमिक्सिस की खोज किसने की थी, विंकलर ने की थी, 1908 में की थी इसकी खोज। अब बात करते हैं इसके महत्व की। इसकी परिभाषा लिखने के बाद में बात करते हैं इसके महत्व की, तो महत्व में क्या है, महत्व में क्या होता है, जो भी असंग जनित पौधे होते हैं उनमें उनके बीज होते हैं, उनमें उनके जो गुण होते हैं वो पृथक नहीं होते। जैसे मान लो अगर बिना निषेचन के, अगर कोई बिना निसंलयन के क्या हुआ है, कुछ बीज का निर्माण हुआ है, तो इसमें ये दोनों इनकी आवश्यकता होती नहीं है युग्मकों की। तो क्या होता है, जो बीज होता है पहले से उसी बीज के लक्षण ही रहते हैं, उसमें उससे पृथक नहीं होते। इसमें यही लिखा हुआ है असंग जनित बीजों को बना लेने पर संकर जो जाति होती है, हाइब्रिड जो गुण होते हैं, संकर जाति के लक्षणों का पृथक्करण नहीं होता है। क्योंकि क्या होता है, असंग जनित पौधे बिना निषेचन के बनाए जाते हैं, इसीलिए जो लक्षण होते हैं वो पृथक नहीं होते। किसान को बाजार से साल दर साल महंगे बीज खरीदने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है। ये भी इसका महत्व एक लाभ हो गया इसके लिए। तो ये होता है कि इनमें जो संकर गुण होते हैं वो इसमें पृथक नहीं होते हैं, और इससे किसानों के लिए हर साल नए महंगे बीज लाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है परागण, न पर परागण, सॉरी, पर परागण किसे कहते हैं, इससे क्या इसके लाभ और हानि लिखनी है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि पर परागण होता क्या है। पर परागण की बात करें, पर परागण होता क्या है। जैसे मान लो कोई एक पौधा ये है, इस पे ये पुष्प लगा हुआ है, एक पौधा ये है, इस पे एक पुष्प लगा हुआ है, यानी ये दोनों पौधे क्या अलग अलग हैं। और इस पुष्प का जो है ये है परागकोश है, फिर पुंकेसर है, और इस पुष्प का है स्त्री केसर। इस पुष्प का स्त्री केसर, इस पुष्प का पुंकेसर। अब इसके जो परागकण हुआ, इस पुष्प का जो परागकण हुआ वो उड़कर किसी भी सहायता से उड़कर कहा दूसरे पुष्प पर आ गया, यानी इस पुष्प का इस पौधे का जो परागकण था वो किसी दूसरे पौधे पर अपनी ही जाति के। ये भी मान लो अगर ये भी अगर मतलब सेब, ये भी अमरूद का पेड़ है और ये भी अमरूद का पेड़ है या सेब का, यानी एक ही जाति के पुष्प पेड़ है दोनों। अब इस पेड़ पे जा रहा है, मतलब इस पेड़ पे क्या जा रहा है, इसका परागकण उड़ के जा रहा है, तो इसी को कहते हैं पर परागण। जैसे यानी एक ही जाति में जा रहा है और दूसरे पौधे पर जा रहा है परागकण होके, तो उसे कहते हैं पर परागण। तो यही पुष्प लगा हुआ है, किसी पुष्प के परागकणों का उसी प्रजाति के किसी अन्य पौधे पर
इसी प्रजाति के किसी अन्य पौधे पर, अन्य पौधों के फूल के वर्तिकाग्र तक पहुंचना, यानी इस परागण का इस पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचना पर परागण कहलाता है। यानी दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पहुंचना पर परागण कहलाता है। और इसमें परागण की बात करते हैं पहले लाभ और हानि की। इसके लाभ क्या होते हैं, पहले हम लाभ के बारे में जानते हैं। जैसे मान लो ये वाला पुष्प है, ये वाला पौधा है, इस पौधे के मतलब फल जो होते हैं मीठे होते हैं। इस पौधे के फल जो होते हैं मीठे होते हैं, ठीक है। तो इसका जब परागण इस वाले पे जाएगा तो ऑटोमेटिकली इसमें भी जो फल होंगे वो मीठे वो भी लगेंगे। इसके बाद इसमें क्या होता है कि मतलब हाइब्रिड बीज बनते हैं, और हाइब्रिड बीज बनते हैं क्या होता है, ये बात इसका गुण इसमें जाता है। तो पहली बात तो गुणों का स्थानांतरण होता है, पहला लाभ तो ये हो जाता है कि गुणों का स्थानांतरण होता है। और क्या होता है कि बीज हाइब्रिड प्राप्त होते हैं, बीज जो होते हैं हाइब्रिड संकर बीज प्राप्त होते हैं। ये इसके लाभ होते हैं। तो इसमें हम लिखेंगे पर परागण से नई नई विभिन्नता उत्पन्न होती है और उन्नत किस्मों किस्मों या नई प्रजातियों को जन्म दे सकती है। ऐसे कोई संकर हाइब्रिड बीज प्राप्त हो जाते हैं। वो यह जैव विकास का आधार बनाती है, जैव विकास का यही आधार बनाती है। अब बात करते हैं दूसरा लाभ क्या, दूसरा लाभ पर परागण के फलस्वरूप बने बीज स्वस्थ होते हैं। ये जो बीज बनते हैं पर परागण के द्वारा ये स्वस्थ बीज होते हैं और इनमें संकर ओज होती है। संकर ओज मतलब हाइब्रिड होते हैं, ये हाइब्रिड होते हैं, ये अच्छी प्रजाति के बनते हैं वाले, मतलब ये जो बीज होते हैं अच्छे प्रजाति के बनते हैं, हाइब्रिड बीज बनते हैं। आपने सुना है हाइब्रिड बीज तो हर प्रकार के गेहूं धान हर चीज और हाइब्रिड आने लगे। हाइब्रिड मतलब होता है संकर। अब बात करते हैं इनकी हानि की। अब हानि की बात करते हैं तो अब आपने ये सोचा है कभी, वैसे सोचा कि ये तो पता ही होगा आपके लिए, अगर परागण होगा तो परागण के लिए ले जाने के लिए, यहाँ से परागण ले जाने के लिए किसी ना किसी कारक की आवश्यकता होगी। यहाँ पर कारक मान लो कोई तितली भी हो सकती है, मधुमक्खी भी हो सकती है, इंसान भी हो सकता है, कोई ना कोई यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए इस परागण पर कोई दूसरा अभी होता है, दूसरा कारक डिपेंड होता है। तो ये जो परागण होता है, ये परागण किसी दूसरे कारक पर डिपेंड होता है तभी हो पाता है ना, अदरवाइज ये वाला परागण होगा नहीं परागण। और क्या होता है, और इसमें एक निश्चित समय नहीं होता, इसका कोई निश्चित समय नहीं होता कि कब इसका परागण हो जाए, कब ये परागण कब हो, इसका ना ही कोई निश्चित समय होता। हमें जरूरत है आज हो रहा है 10 साल बाद, तो फायदा क्या है इसका। और इसी प्रकार से इसमें इसके दो ही हानि है, ये हानि लिख देंगे वाली, पर परागण अनिश्चित होता है, यानी इसका कोई समय नहीं होता कब हो कब नहीं हो, क्योंकि इसके लिए पुष्पों के बाह्य साधनों पर निर्भर रहना पड़ता है। बाह्य साधन जैसे मतलब इसमें होता है क्या, क्योंकि दूसरे कारकों पर निर्भर रहना पड़ता है, इसीलिए अनिश्चित होता है। अब बात करते हैं दूसरे की, तो अधिक मात्रा में परागण उत्पन्न करने पड़ते हैं। जो परागण होते हैं परागण, ये इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में परागण उत्पन्न करने पड़ते हैं, तभी तो ऐसा तो है नहीं कि एक उत्पन्न किया तो एक जा भी सकता है, हवा से धरती पे भी गिर सकता है, कोई जानवर यहाँ से उठा के ले गया, पता नहीं कहाँ जा रहा है वो, तो यहाँ तक ना पहुंचे। इसीलिए यहाँ पर परागण की अधिक मात्रा बनानी पड़ती है। कोई ना कोई जानवर, कोई ना कोई कीट जंतु कोई ना कोई यहाँ तक पहुंचा ही देगा, इसीलिए यहाँ पर परागणों के अधिक मतलब बनाने पड़ते हैं। तो इसमें जो खाद्य सामग्री होती है उसकी ज्यादा मतलब खपत होती है। तो यहाँ पे तथा रंग और गंध मकरंद उत्पन्न करने में एक तो परागण उत्पन्न करने में और रंग उत्पन्न करने में, गंध और मकरंद उत्पन्न करने के लिए काफी भोजन सामग्री व्यय करनी पड़ती है। इसमें ज्यादा मतलब भोजन सामग्री इसके लिए इस परागण में व्यय करनी होती है, परागण में। बस यही इसके लाभ और हानि है। इसके बाद में हम क्या, इसमें हम देखेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है अनिषेक फलन। अनिषेक फलन पर टिप्पणी कीजिए। अनिषेक जनित फल है क्या, उदाहरण दीजिए। फिर यह क्वेश्चन आ सकता है अनिषेक जनित फल क्या है, प्रत्येक का एक उदाहरण दीजिए। पहले हम जानेंगे अनिषेक फलन होता क्या है। अनिषेक फलन का मतलब क्या होता है, हमें पता है कि अनिषेक फलन क्या होता है। हमें पता है कि मतलब से निषेचन होता है, निषेचन के बाद में अंडाशय होता है। मैंने ये आपको बताया था, जो अंडाशय होता है ये अंडाशय है, ये अंडाशय है मान लो। मान लो यह अंडाशय है, ये है अंडाशय। अब अंडाशय निषेचन होने के बाद में ये जो अंडाशय है, ये अंडाशय से फल में चेंज हो जाता है। ये अंडाशय निषेचन के बाद फल में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इसे यह पता है अंडाशय निषेचन के बाद फल में चेंज हो जाता है। अब ये कभी कभी क्या होता है, ये बिना निषेचन के ही फल में चेंज हो जाता है, मतलब ये अंडाशय बिना निषेचन के ही कभी कभी फल में ही चेंज हो जाता है। तो इस प्रक्रिया के लिए कहते हैं हम अनिषेक फलन।
जो बिना निषेचन के ही फल में अंडा चेंज हो रहा है तो उसके लिए कहते हैं अनसेक फलन। तो ये इसमें परिभाषा लिखी हुई है। सामान्यतः निषेचन निषेचन के बाद यानी फर्टिलाइजेशन के बाद जो अंडा से होता है यानी ओवरी फल में चेंज हो जाता है, और कभी कभी इसमें कभी कभी बिना निषेचन के अंडा से फल में मिक्स हो जाता है, ऐसा फल अनसेक फल कहलाता है। कैसा? जो बिना निषेचन के अंडा का फल निर्मित हुआ है इसके लिए कहते हैं अनसेक फल। ठीक है, तथा फल बनने की यह प्रक्रिया अनसेक फलन कहलाती है। इसे इंग्लिश में कहते हैं पार्थेनोकॉर्पी, इंग्लिश में से पार्थेनोकॉर्पी कहते हैं। प्रकृति में अब इसमें प्रकृति में इनके अनेक उदाहरण देखे जा सकते हैं, जैसे तो केला है, पपीता है, संतरा है आदि। ये कई प्रकार के फल हैं, ये प्रकृति में पाए जाते हैं जो बिना निषेचन के अंडा से फल में चेंज हो जाता है। ठीक, अनिषेक फलों में बीज में परिवर्तन नहीं होता है। जो इसमें बीजांड होता है, जो बीजांड होता है इस प्रकार बना हुआ, इसमें बीजांड इस प्रकार बना हुआ होता है, ये इस प्रकार बीजांड बना हुआ होता है। ये बीजांड में किसी बीज में परिवर्तन नहीं होता है, जो बीजांड होता है वो भी इसमें बीज में परिवर्तन नहीं होता है। ये इसमें इसकी होगी परिभाषा अनिषेक फलन की। और हमें इसमें ये भी लिख देना है कि वो बीजांड होता है, बीज में परिवर्तन नहीं होता है। अब कभी कभी क्या होता है, मतलब ये होता है ना, जैसे उद्यान वगैरह में जैसे फल की वो करते हैं, जैसे खेती वगैरह करते हैं, उसमें क्या होता है कुछ हार्मोन्स होते हैं, जैसे ये हार्मोन है NAAA यानी नेफ्थलीन एसिटिक एसिड। ये नेफ्थलीन एसिटिक एसिड होता है। ये क्या करता है, अगर इसका अगर हम पुष्पों में कर दें, इसका जैसे किसी कोई पुष्प है उस पर हम इसका छिड़काव कर दें, हार्मोन का छिड़काव करते हैं NAA का, तो क्या होता है इसके छिड़काव से अनिषेक फलन प्रेरित हो जाती है। अनिषेक फलन होता है प्रेरित हो जाता है। क्या होता है कि इसमें बिना निषेचन के फल निर्माण होता है। ऐसा कभी कभी किया जाता है इसमें बीज रहित फल बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है NAA का। बीज रहित फल बनाने के लिए NAA का प्रयोग किया जाता है। और इस प्रकार बनने फल में बीज नहीं होते, इसीलिए NA का उपयोग करते हैं। अब क्या करते हैं, यह प्रक्रिया अनार और लीची में एक बार NA का प्रयोग किसमें नहीं कर सकते, NAA का प्रयोग किसमें नहीं कर सकते, अनार में नहीं कर सकते और लीची में नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अनार के बीज खाए जाते हैं और लीची का बीज भी खाया जाता है। अनार के बीज के ऊपर तो होता है चोल, वही खाया जाता है, और लीची के बीज। तो इसीलिए हम NA का प्रयोग इन दोनों पे कर नहीं सकते हैं। बस इसका क्या था, उत्तर था, इस क्वेश्चन का आंसर था। अगर क्वेश्चन आगे ऐसे किसी प्रकार से कोई क्वेश्चन आया अनिषेक फलन पर टिप्पणी कीजिए, क्या है उदाहरण दीजिए, तो 4 नंबर में आता तो इतना लिख देंगे आराम से, बस हमें 4 नंबर मिल जाएंगे। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है द्विनिषेचन एवं त्रिसंलयन से आप क्या समझते हैं, संक्षिप्त वर्णन कीजिए। ये 10, 11, 12 हर साल ये वाला क्वेश्चन आता है, इसीलिए मैंने ये यहाँ पर क्वेश्चन ये दोबारा से लेके आया हूँ। अब इसमें समझना है, ये हमने बार से पढ़ लिया, पीछे हम इसे दोबारा पढ़ने, इसमें क्या पढ़ना है मैंने बताया। एक नर युग्म होता है वो अंडकोशिका से संलयन करता है, दूसरा नर युग्म होता है वो द्वितीय केंद्र से संलयन करता है। तो पहले के एक जो अंडकोशिका से संलयन करता है उसे कहते हैं निषेचन, और दूसरा होता है नर केंद्र को होता है वो करता है द्वितीय केंद्र से, तो वहां पर होता है त्रिसंलयन। तो इन दोनों को सम्मिलित रूप से कह देंगे द्विनिषेचन कह देंगे। और त्रिसंलयन की बात करें, त्रिसंलयन तो ये होता है अंडकोशिका और द्वितीय केंद्र के साथ क्रिया होती है, उसे कहते हैं त्रिसंलयन। अब इसमें परिभाषा लिखी हुई है, निषेचन एवं त्रिसंलयन, ये हेडिंग है, निषेचन त्रिसंलयन, डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन। तो पराग नलिका में नर कोशिका, देखो पराग नलिका में नर कोशिका जो जेनेटिक सेल होती है विभाजित होकर दो नर युग्म बनाते हैं। तो दोनों इसमें यहाँ पर पहले एक कोशिका होती है वाली, एक कोशिका होती है विभाजित होकर दो नर केंद्र बना लेती है। तो इसमें लिखा है विभाजित होकर दो नर युग्म बना लेती है। पराग नलिका नर युग्मों को भ्रूणपोष में पहुंचाते हो, यहाँ तक इसमें भ्रूणपोष में लेके आई। ये जो है ये भ्रूणकोश में आई है नलिका। फिर भ्रूणकोश में नर युग्मक अंडकोश का संलयन करता है, ठीक, यूग्मनज बनाता है। संलयन करके क्या किया, यूग्मनज बनाया। यहाँ पे जाइगोट लिखा हुआ है, जाइगोट मतलब होता है यूग्मनज, तो जाइगोट लिखा हुआ है, जाइगोट मतलब होता है यूग्मनज। ये 2n बनता है। इसे सत्यनिषेचन कहते हैं। यहाँ पर जाइगोट बनाया इसके लिए सत्यनिषेचन कहते हैं। इसके बाद दूसरा नर केंद्र होता है, वो क्या करता है, वो करता है द्वितीय केंद्र से क्रिया कर लेता है। और दूसरा नर केंद्र नर युग्मक द्वितीय केंद्र से या ध्रुवीय केंद्र से क्या करता है, संलयन करता है। संलयन होकर त्रिगुणित बनाता है, ट्रिपल फ्यूजन करता है। ट्रिपल ये यहाँ पर 3 कोशिका जैसे कहते हैं त्रिगुणित। एक कोशिका, एक तो यहाँ पे नर युग्मक है और 2 क्या ध्रुवीय केंद्र है। यहाँ पे 3 केंद्र हो जाते हैं, 3 केंद्र हो जाते हैं। यहाँ पे कहते हैं त्रिगुणित केंद्र कहते हैं। कहाँ गया वो, त्रिगुणित कहते हैं इसके लिए, ठीक है। अब इसके लिए अब जो होता है त्रिगुणित, ये क्या करता है, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्र का निर्माण करता है। यहाँ पर ये बन गया प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्र। और प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्र होता है यही आगे चलने किसमें, एंडोस्पर्म यानी भ्रूणपोष में चेंज हो जाता है। तो इसमें लिखा हुआ है आवर्तबीजी पौधों में संयोगन त्रिसंलयन को सम्मिलित रूप से द्विनिषेचन कहते हैं।
और युग्मनज होता है, ये युग्मनज है, ये युग्मनज किसमें भ्रूण में चेंज होता है, भ्रूण में चेंज हो जाता है। अब प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्र का है, ये भ्रूणपोष में चेंज होता है। भ्रूणपोष क्या करता है, भ्रूणपोष का काम क्या होता है, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था। जो भ्रूणपोष का काम होता है, इसका काम होता है भ्रूण को पोषण प्रदान करना। तो भ्रूणपोष बनता है प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्र से, और ये भ्रूण के लिए क्या करता है, पोषण प्रदान करता है। इसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है संकरण क्या है। संकरण क्या है, कृत्रिम संकरण की प्रक्रिया एवं महत्व का संक्षेप में वर्णन कीजिए। संकरण क्या है और कृत्रिम संकरण की प्रक्रिया, इसके महत्व का संक्षेप में वर्णन कीजिए। इसके बाद में क्या है, 2023 2 साल ही आया था। तो पहले हम जानेंगे संकरण होता क्या है। संकरण का मतलब होता है कि कोई ऐसे मान लो कोई एक ये पौधा है, ये पौधा एक ये पौधा है, ठीक है, ये मान लो नर है और ये नर है और ये है मादा। अगर हमें इसमें अच्छे गुण दिखाई देते हैं, यानी इसमें अच्छे मोटे फल बनते हैं, अच्छे मीठे फल बनते हैं, तो इसका गुण, इस पौधे के गुण इस पौधे में ले जाने के लिए हम संकरण कराते हैं। यानी इस पौधे के गुण इस पौधे में ले जाने के लिए क्या कराते हैं, कृत्रिम संकरण कराते हैं। यानी हम खुद से करते हैं इसके लिए। तो ये किस प्रकार से होता है, इसके बारे में जानेंगे। पहले हम देखेंगे, कोई भी मान लो बस की बात करें, दो जनकों के 2 या 2 से अधिक उत्तम लक्षणों के लिए है, अच्छे लक्षणों के लिए, दो जनकों के 2 या 2 से अधिक अच्छे उत्तम लक्षणों के लिए एक संतति में प्राप्त करने के लिए, यानी एक संतति में प्राप्त करने के लिए दोनों के अच्छे गुण होते, एक संतति में प्राप्त करने के लिए उनके मध्य क्रॉस कराने की प्रक्रिया, क्रॉस कराने की क्रिया के लिए क्या कहते हैं, कृत्रिम संकरण कहलाती है। जो हम संकरण कराते हैं, अभिक्रिया कराते हैं, उसके लिए कहते हैं क्रॉस प्रक्रिया। इससे क्या होता है, इससे जो संतति होती है वो हाइब्रिड प्राप्त होती है। हाइब्रिड मतलब अच्छी प्राप्ति, संकर प्राप्त होती है। उसमें दोनों जनकों के गुण आ जाते हैं, उसमें दूसरे कहते हैं हाइब्रिड। कृत्रिम संकरण 2 प्रकार से आवश्यक होता है, एक होता है विपुंसन, एक होता है थैलीकरण। पहले हम जानेंगे विपुंसन और थैलीकरण क्या होता है। देखो विपुंसन का मतलब होता है, मान लो यहाँ पर आपको पुष्प दिख रहा है, इस पुष्प में ये परागकण है, जो इसमें है परागकण, इसके परागकोश, सॉरी, इस पुष्प में परागकोश है, ये परागकोश है। इस परागकोश को कैंची से हटा देते हैं, यानी कि कोई पुष्प है, उस पुष्प से कैंची की सहायता से इसके परागकोश के लिए हटा दिया जाता है, जिससे कि यह क्या ना करे, यह स्वपरागण ना कर सके, इसीलिए इसके जो परागकोश होते हैं उनके लिए हटा दिया जाता है। हटाने के बाद क्या किया जाता है, जो दूसरा मादा होता है, मादा जनक होता है, मादा होती है, मतलब मादा पौधा होता है, मादा पुष्प होता है, उसके लिए उठा के इस पे एक छिड़काव कर देते हैं, इस पुष्प के ऊपर क्या कर देते हैं, छिड़काव कर देते हैं। यानी अब क्या होगा, ये होगा यहाँ पर परागण, एक प्रकार का परागण होगा ये। तो इसका यहाँ पे छिड़काव कर देंगे परागणों का। अब इसके लिए हम कर देंगे एक थैली में कर देंगे बंद। अब यहाँ पे इसके परागकोश की काटने की प्रक्रिया कहलाती है विपुंसन कहते हैं। और इसको थैली में बंद कर दिया है, इस पुष्प के लिए थैली में बंद कर दिया, ताकि इस पे कोई दूसरा परागण आगे वो पहले से क्रिया कर सके, इसीलिए थैली में बंद कर देते हैं। अब थैली बंद करने के लिए इसे कहते हैं बैगिंग या फिर थैलीकरण। तो ये यहाँ पे 2 प्रक्रिया है। विपुंसन, ये लिखा है विपुंसन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें परागकोश को परिपक्व होने से पहले, यानी इसके परिपक्व होने से पहले चिमटी की सहायता से हटा दिया जाता है, इसको हटा दिया जाता है चिमटी की सहायता से। फिर उसके बाद उस पर दूसरा जो होता है, दूसरा पुष्प होता है मादा पुष्प, उसका छिड़काव कर देते हैं परागकणों का। फिर उसके बाद क्या करते हैं, दूसरी प्रक्रिया ऐसी प्रक्रिया, सॉरी, थैलीकरण होता है। थैलीकरण होता है एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें पुष्प को बटर पेपर की सहायता से बांध देते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं, बटर पेपर की सहायता से बांध दिया है, ताकि इस पर कोई दूसरा परागण क्रिया ना कर सके, बांध देते हैं, ताकि परागकणों का स्थानांतरण ना हो सके। इसी के लिए बैगिंग कहते हैं। बैगिंग का मतलब थैलीकरण कहते हैं। बस यही इसका मतलब कृत्रिम संकरण का जो था अंतर था। इसके लिए अगर आता है तो इसी प्रकार से हम लिख देंगे, और उसमें चित्र अगर बना सको तो बना देना, नहीं बना सको तो ऐसे छोड़, केवल इसके बारे में लिख ही देना बस, ठीक है। अब इसके महत्व की बात करें तो इसका महत्व होता है, महत्व में लिखा हुआ है नहीं। इसके महत्व की बात करें तो इसका महत्व क्या होता है, महत्व ये है कि इसके लिए संकर बीज प्राप्त करने के लिए अच्छी किस्म के बीज प्राप्त करने के लिए एक कृत्रिम संकरण कराया जाता है। बीज प्राप्त करने के लिए, पौधे प्राप्त करने के लिए मतलब एक कृत्रिम संकरण कराया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुमिलीय परागणी पुष्पों में परागकण के प्रकार को स्पष्ट कीजिए। अब बात करते हैं अनुमिलीय और उन्मिलीय, इस 2 प्रकार के होते हैं पुष्प। एक होता है उन्मिलीय पुष्प, एक होता उन्मिलीय पुष्प, एक होता अनुमिलीय पुष्प। हम पहले जानेंगे अनुमिलीय और उन्मिलीय पुष्प होते क्या हैं। तो उन्मिलीय पुष्प वे पुष्प होते हैं जिनमें, जो वे पुष्प होते हैं जो पुष्प हमेशा खुले रहते हैं। कैसे होते हैं, जो पुष्प हमेशा खुले रहते हैं उन्हें कहते हैं उन्मिलीय पुष्प, और जो हमेशा बंद रहते हैं उन्हें कहते हैं अनुमिलीय पुष्प। अब देखो, जैसे इसका उदाहरण, ये तो यहाँ पे कमल का पुष्प हो गया, कमल हो गया, गुलाब हो गया, गेंदा हो गया, ये सब होते हैं उन्मिलीय पुष्प। और इसमें होता है कनकवा,
कनकवा होता है इसमें, और इसमें क्या होता है बायोला। ये दो प्रकार के पुष्प होते हैं, दो पुष्प होते हैं जो कैसे होते हैं अनुलिंगी, हमेशा बंद रहने वाले पुष्पों के लिए अनुलिंगी पुष्प कहते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ द्विलिंगी पुष्प ऐसे होते हैं, कुछ द्विलिंगी पुष्प ऐसे होते हैं जो कभी नहीं खिलते, सदैव बंद रहते हैं। ऐसे पुष्पों को निमिलित निमिलित पुष्प या फिर अनुमिलित पुष्प कहते हैं। ठीक है, जो बंद रहते हैं हमेशा उन्हें अनुमिलीय या फिर निमिलित पुष्प कहते हैं, और जो हमें खुले रहे उनके लिए कहते हैं उन्मीलित पुष्प। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं, अगर देखो ये जो पुष्प है, ये वाला पुष्प है, ठीक है, इस पुष्प में अगर परागण होगा तो इसके अंदर ही अंदर परागण हो जाएगा ना, तो इसीलिए इसमें 100% होता है। बात ध्यान रखना, ऑप्शन में अगर भौतिक में आता है कि उन्मीलित अनुमीलित पुष्पों में किस प्रकार का परागण होता है, तो यहाँ पर कौन सा परागण होता है? 100% होता है, क्योंकि ये हमेशा बंद रहते हैं, तो बंद इनके अंदर ही अंदर 100% हो जाता है। ठीक है, इन पुष्पों में बंद अवस्था में परागकोश फट जाते हैं, जिससे परागण पुष्प के वर्तिकाग्र तक बिखर जाते हैं, अंदर ही अंदर बिखर जाते हैं, और स्वपरागण हो जाता है, और स्वपरागण हो जाता है। इसके उदाहरण जैसे कनकवा और बायोला, जैसे कॉमेलिना और बायोला, ये दो प्रकार, ये दो उदाहरण है। और इसमें क्या, अगर इस प्रकार से अनुमीलित पुष्प आता है तो इसी प्रकार से वो लिख देंगे। कुछ ऐसे द्विलिंगी पुष्प होते हैं जो हमेशा खुले रहते हैं, उनके लिए उन्मीलित पुष्प कहते हैं, और इनमें परागण स्वपरागण होता है और परपरागण होता है, इन दोनों प्रकार का परागण हो जाता है। अगर अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन है असंजनन क्या है, उदाहरण देकर समझाइए। इसमें पूछा असंजनन क्या है, उदाहरण देकर समझाइए। तो अभी मैंने आपको बताया था ऐसा जनन जो बिना निषेचन के बीज का निर्माण करे, बिना निषेचन के बीज का निर्माण करे, या फिर मतलब पौधे का निर्माण करे, उसके लिए क्या कहते हैं? असंजनन कहते हैं। तो यहाँ पर डेफिनेशन देखिए, पौधों में जब लैंगिक जनन या युग्म संलयन या फिर असूत्री विभाजन की अनुपस्थिति होती है, और अनुपस्थिति में ही पौधे का निर्माण होना, बीज का निर्माण होना, इसी प्रक्रिया को असंजनन कहते हैं। और इसकी खोज किसने की? विंकलर ने की थी। इसकी खोज किसने की? विंकलर नामक वैज्ञानिक ने की थी। विंकलर कब की थी? 1908 में की थी इसकी खोज। 1908 में विंकलर नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। यह दो प्रकार का होता है, एक तो कायक होता है, एक कायिक जनन होता है, एक होता है अनसेक बीजता। कायिक जनन होता है अनसेक बीजता। अब कायिक जनन क्या होता है, पहले हम कायिक जनन समझेंगे। कायिक जनन होता है किसी जड़ के द्वारा, जड़ से या तना से या पत्ती से, जड़ तना पत्ती से बीज, जड़ तना पत्ती, इन तीनों से किसी नए पौधे का जन्म होना, या फिर नए पौधे का मतलब विकसित होना या उत्पन्न होना, इसे कहते हैं कायिक जनन। से आलू में होता है और प्याज में भी होता है, इसे कहते हैं कायिक जनन। और अनिषेक बीजता मैंने आपको बताई थी, बिना निषेचन के बीज का निर्माण होना। अनिषेक जनता होती है बिना निषेचन के बीज का निर्माण होना, उसे अनिषेक जनता कहते हैं। लिख देंगे, इस प्रकार के जन्म में किसी कलिका से जो तना या पत्ती उत्पन्न होती है, उससे नए पौधे का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया में बीज की आवश्यकता नहीं होती, बीज की आवश्यकता होती भी नहीं। निर्माण जैसे गन्ना हो गया, आलू हो गया, आदि हो गया। और अनिषेक जनता की बात करें तो इस प्रकार के प्रजनन में इस प्रकार का प्रजनन बीज द्वारा होता है। इसका मतलब इस जन्म में ये बीज द्वारा होता है, लेकिन बीज बनने में संयोगन या सूत्री विभाजन नहीं होते हैं। बीज द्वारा इसका निर्माण, बीज द्वारा इस पौधे तो बनते हैं, परंतु बीज बनते हैं वो बिना निषेचन के बनते हैं, इसे अनिषेक जनता कहते हैं। और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है परागण किसे कहते हैं। परागण किसे कहते हैं, इसके प्रमुख प्रकारों के बारे में लिखिए। अब परागण आपको पता ही होगा, किसी मतलब परागकण का एक परागकोश से उड़कर किसी पुष्प के उसी जाति के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की प्रक्रिया को हम परागण कहते हैं। और ये दो प्रकार का होता है, स्वपरागण होता है, एक परपरागण होता है। हम पहले बात इसमें डेफिनेशन पढ़ेंगे। परागकोश में बने परागकणों का मादा पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की घटना को परागण कहते हैं। सॉरी, अब इसमें बात करते हैं परागण बाद में पुंख के साथ दल गिर जाते हैं, परागण के बाद पुंख के साथ दल गिर जाते हैं, और बाह्य दल होते हैं या तो गिर जाते हैं या फिर फलवृत्ति में लिपटे रह जाते हैं। जो ये बाह्य दल है, ये या तो फलवृत्ति के नीचे चिपक जाते हैं या फिर ये गिर जाते हैं, और ये दल है और ये परागकोश पुंख के साथ ये सब गिर जाते हैं। ये दो प्रकार का होता है। दो प्रकार मैंने पहला परागण दिया है, पहला परागण स्वपरागण। पहला परागण क्या है? स्वपरागण है। तो स्वपरागण की बात करते हैं, जैसे मान लो ये पुष्प है, इस पुष्प के परागकण है, इसी पुष्प के परागकण है, और इसी पुष्प का क्या है? वर्तिकाग्र है। इसी पुष्प का परागकण है, इसी पुष्प का वर्तिकाग्र है। तो ये इसी वर्तिकाग्र में पहुंचने की प्रक्रिया स्वपरागण कहते हैं। ये क्या होता है? या तो एक ही पुष्प हो सकता है, या फिर ऐसे मान लो एक पौधा ये है, ये पौधा, इस पे एक ही पुष्प है, इस पे ये नरयुग्मक भी है, मादा युग्मक भी है, दोनों। तो इसका इस पे होना, या तो इसका इस पे होना, एक ही पुष्प में होना स्वपरागण कहलाता है। या फिर ऐसा हो सकता है कि पुष्प एक है, पुष्प दो भी हो सकते हैं, इस पुष्प पे भी आ सकता है, एक ही पौधे पर हो सकता है। मतलब एक ही पौधे के ऊपर हो रहा है परागण, तो उसे कहते हैं स्वपरागण।
अगर अलग अलग पौधे पर उड़ा तो उसे कहते हैं पर परागण। तो यहाँ पे देखा है, जब किसी एक पुष्प के परागण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र अथवा उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो इस घटना को हम कहते हैं स्वपरागण। इस घटना को कहते हैं स्वपरागण। अब बात करते हैं परपरागण की। तो परपरागण क्या होता है, कोई दूसरा पुष्प होता है, दूसरा पेड़ होता है, उसका परागण होता है दूसरे पेड़ के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र में पहुंचते हैं, इसके लिए कहते हैं परपरागण। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे जब किसी पुष्प के पराग का उसी जाति के दूसरे पुष्प के दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो इस घटना को क्या कहते हैं, परपरागण कहते हैं। तो इस घटना को परपरागण कहते हैं। परपरागण के लिए पुष्प को माध्यम पर निर्भर रहना पड़ता है। माध्यम क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या है, यहाँ पर आपको दिख रहा है मधुमक्खी है, यहाँ पर एक कारक है, इसे क्या कहते हैं, माध्यम कहते हैं। इसे माध्यम कह सकते हैं। इसे कोई इंसान के माध्यम से आएगा या फिर किसी जंतु के माध्यम से आएगा तो वो माध्यम कहलाता है। परपरागण की बस यही है, मतलब यही है, क्या हानि कह सकते हैं, फिर इसका ये नुकसान यही है कि इसे एक तो पहली बात तो दूसरे कारकों पर निर्भर रहना पड़ता है और इसकी कोई निश्चित नहीं कब इसका परागण हो। तो बस ये इतने आज के टॉपिक थे, इतने आज के क्वेश्चन थे। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपके लिए जितने भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट होंगे वो भी कराए जाएंगे। ये था दूसरा लेक्चर। अब इसके बाद जो भी लेक्चर आएगा उसमें 0-3 प्रश्न कराए जाएंगे आपके लिए, तो 6 नंबर में आते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले जो भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको मिलते रहे और आपकी तैयारी अच्छे से होती रहे। और हमारे अगर इस वीडियो को लाइक कर दें और जो भी कोई डाउट है तो वो आप कमेंट में बता सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।